हेलो बच्चा पार्टी। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे के सारे बच्चे एकदम स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सारे के सारे बच्चे अपने नीट और जेई मेंस के एग्जाम्स की तैयारियों के अंदर जुटे हुए होंगे, राइट। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 वेव्स का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन नंबर 2। ये जितने भी लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ ये आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट www.physicsman.in पर। यानी कि इनकी पीडीएफ वीडीएफ सब कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर मिल जाएगा इन फॉर्म ऑफ दीज कोर्सेस। तो आई वुड रिकमेंड कि आप हमारी इस वेबसाइट को विजिट करें और इन कोर्सेज को ज्वाइन करें ताकि आप इन सारे के सारे लेक्चर्स का सिस्टमेटिक वे के अंदर फ़ायदा उठा सके, राइट। दो चीज़ें आप लोग मुझे फटाफट से बता दो। पहला, मेरी आवाज़ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए और दूसरा, क्लास एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको हमेशा हर लेक्चर के लिए चेक कर लेनी है। अगर लगे कभी भी किसी लेक्चर में कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स के अंदर बता देना है, मैं आपको इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ लेक्चर अवेलेबल करवा दूंगा, राइट। सर, मोस्ट वांटेड सीरीज़ क्या है? तो इस सीरीज़ में हम लोग एक अलग तरीके से पढ़ते हैं। हम लोग एक चैप्टर उठाते हैं और सबसे पहले इस चैप्टर के वन शॉट के थ्रू पूरा का पूरा चैप्टर निपटा देते हैं 2 घंटे से भी कम समय के अंदर, ठीक है। तो एक एवरेज बिलो एवरेज बच्चा भी सिर्फ 2 घंटे के लिए तो पढ़ ही सकता है ना एक चैप्टर को। बस एक बार 2 घंटे आपने पढ़ लिया तो फिर आप मेरे जाल में फंस जाओगे। फिर आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना चाहोगे और फिर मेरे को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन 2 के अंदर आप सभी बच्चों को सारे के सारे तरीके के क्वेश्चंस करवाने का मौका मिलेगा। और इसके बाद में फिर मैं आपको गारंटी दूंगा कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका एग्जाम में देखा हुआ ना हो। तो ये एक कंप्लीट पैकेज हो गया और बहुत कम समय के अंदर अगर आपको 160 प्लस को टारगेट करना है स्कोर को, तो आप मिरेकल सीरीज मोस्ट वांटेड सीरीज, इंग्लिश मीडियम के अंदर इस सीरीज का नाम मोस्ट वांटेड है, हिंदी मीडियम के अंदर मिरेकल सीरीज है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो अभी एक ऐसा ही न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के सामने है। अपनी कॉपी, अपना पेन, अपना दिमाग रेडी हो जाओ। कमेंट्स के अंदर टाइप कर दो #फिजिक्समैन और शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 points are located at a distance of 10 meter and 15 meters from the source of the oscillation. The period of oscillation is 0.05 second and the velocity of the wave is 300 meter per second. तो वेव की वेलोसिटी हमें दे रखी है कितनी? 300 मीटर पर सेकंड दे रखी है और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमें कितना दे रखा है सर? 0.05 सेकंड्स दे रखा है। तो क्या हम यहां से लेमडा निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, निकाल सकते हैं। लेमडा हो जाएगा स्पीड ऑफ वेव मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। तो ये हो जाएगा 300 मल्टीप्लाइड बाय 0.05। डेसिमल हटाओगे नीचे 100 चला जाएगा, 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 6 मीटर आ जाएगा आपका लेमडा। अब सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन 1 में भी एक क्वेश्चन करवाया था, आपको बताना है फेज डिफरेंस कितना होगा बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स जो 10 मीटर और 15 मीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड है ना। तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है? तो सर पाथ डिफरेंस तो है 15 माइनस 10 मतलब 5 मीटर। और आपने हमें बताया था कि अगर फेज डिफरेंस निकालना हो तो हम लोग पाथ डिफरेंस को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? हम 2 पाई अपॉन लेमडा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सर डेल्टा एक्स तो कितना है यहां पर? 5। इसको हम लोग 2 पाई डिवाइडेड बाय 6, लेमडा की जगह 6 रख दिए, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 बार कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। एक सेकेंड रुको, ये हो गया 0.0 सेकंड। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बिटवीन द ऑसिलेशन ऑफ 2 पॉइंट्स? ठीक है, सही किया है। वेलोसिटी हमारे पास में है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमारे पास में है। एक सेकंड रुको, यहां पर मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी, यहां पर 15 मीटर आएगा, 15 मीटर आएगा, ठीक है ना। तो इसको चेंज करो, लेमडा की जगह आपको रखना होगा क्या? 15 मीटर, ठीक है। तो यहां पर तो आ गया 2 पाई और यहां पर आ गया 15, 5 से 15 कैंसिल आउट हो गया,
तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियंस। ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ठीक है भाई साहब। पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, वी दे रखा है, टी दे रखा है, लेमडा निकाला, और लेमडा इसलिए निकाला क्योंकि सर डेल्टा फाई निकालना आपने सिखाया था न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन में, याद भी आ रहा होगा। एक हथियार मैंने आप लोगों को दिया था एनपीएस 1 में, ठीक है, और ये हथियार आपके बहुत काम आने वाला है कि अगर आप पाथ डिफरेंस की टर्म्स में बात करते हो तो एक साइकिल रिप्रेजेंट होता है लेमडा से, अगर आप टाइम डिफरेंस की टर्म्स में बात करते हो तो एक साइकिल रिप्रेजेंट होता है कैपिटल टी से, और अगर आप फेज डिफरेंस की टर्म्स में बात करते हो तो एक साइकिल रिप्रेजेंट होता है किससे, 2 पाई से। तो यहां पर आप इस हथियार का यूज कर सकते हो जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ ट्रेवलिंग वेव पल्स इज गिवन बाय दिस फॉलोइंग फंक्शन। अब ये थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको बताया था अगर कोई भी ट्रेवलिंग वेव होगी तो वो पक्का ओमेगा टी माइनस के एक्स का फंक्शन होगी, मतलब समहाउ ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइप की टर्म या उसका स्क्वायर या उसका क्यूब कहीं ना कहीं बन रहा होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहां तो है ही नहीं, यहां तो एक्स टी सब अलग अलग है, हमें तो नहीं दिख रहा ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइप का। तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, मैं इसको है ना ऐसे लिखता हूं, y इज इक्वल टू, ऊपर भी मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो ऊपर हो गया 4 डिवाइडेड बाय 3, और नीचे भी मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर, यहां पर हो गया 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 टाइम्स टी स्क्वायर, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स एक्स टाइम्स टी प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। अब ये जो 3 टर्म्स हैं इनको आप परफेक्ट स्क्वायर की टर्म्स में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? तो इसको लिखा जा सकता है, अगर आप गौर से देखोगे तो x प्लस 4 टाइम्स टी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको, यानी कि नाउ y कैन बी रिटन एज 4 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 टाइम्स टी का होल स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो हम जो चाहते थे वो हो गया, हमारे पास में ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स की एक टर्म आ चुकी है। तो सर आपने हमें सिखाया था कि ओमेगा अगर ढूंढते हैं तो किसका कॉफिशिएंट लेते हैं सर, टाइम का कॉफिशिएंट लेते हैं। क्या बात है, ठीक है। तो टाइम का कॉफिशिएंट यहां पर कितना नजर आ रहा है, 4, और सर जब के ढूंढते हैं तो हम लोग स्पेस का मतलब एक्स का कॉफिशिएंट लेते हैं, तो यहां पर एक्स का कॉफिशिएंट आपको कितना नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है। और यहां से हम लोग वेव स्पीड निकाल लेते हैं। वेव स्पीड का फॉर्मूला होता है ओमेगा डिवाइडेड बाय के, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। कोई पूछे किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो आपने देखा जो टाइम का कॉफिशिएंट है और जो स्पेस का कॉफिशिएंट है दोनों का साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों टर्म्स पॉजिटिव है। इसका मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर ये ट्रेवल कर रही होगी। तो कोई पूछ सकता है कि किस डायरेक्शन के अंदर, तो आप बता सकते हो कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ये वेव आपकी ट्रेवल करते हुए आपको नजर आएगी। The length of sonometer wire AB is 110 centimeter. Where should the two bridges be placed from A to divide the wire in 3 segments, whose fundamental frequencies are in the ratio of 1:2:3? तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का रेशियो हमें दे रखा है F1 रेशियो F2 रेशियो F3 हमें कितना दे रखा है, 1:2:3 दे रखा है। सर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो तो कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ के इनवर्स, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। भाई फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, V/2L होता है ना स्ट्रिंग के केस में। तो सर यही रेशियो लिखा जा सकता है एज द रेशियो ऑफ 1 लेंथ ऑफ फर्स्ट सेगमेंट, ठीक है, रेशियो ऑफ 1 लेंथ ऑफ सेकेंड सेगमेंट, रेशियो ऑफ 1 लेंथ ऑफ थर्ड सेगमेंट। तो सर इसका मतलब L1 और L2 और L3 का अगर रेशियो पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा, तो उल्टा कर दो, 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 हो जाएगा। अब सर हम लोग मान लो L1 निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो L1 का रेशियो है
1 डिवाइडेड बाय जो टोटल रेशियो है तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, इसको हम टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज नथिंग बट 110 सेंटीमीटर। हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो नीचे एलसीएम 6 आएगा जो कि ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा आपका 6 प्लस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 110। तो नीचे 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11, तो इससे आप काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। तो 60 सेंटीमीटर आपके पहले सेगमेंट की लेंथ आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर कि पहला पैग जो है, पहला ब्रिज जो है वो आपने 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा होगा। फिर 110 में से आप 60 को माइनस कर दो। अच्छा, दूसरे की इसी तरीके से आप L2 निकाल सकते हो ना, 2 पैग रख रहे हैं ना, तो L2 अगर आप निकालोगे तो L2 का रेशियो कितना है 1/2, टोटल रेशियो कितना है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ है 110। तो L2 की वैल्यू आ जाएगी 6, एलसीएम था ऊपर चला गया तो 6 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, नीचे 6 प्लस 2 प्लस 3 बचा मल्टीप्लाइड बाय 110, ये कट जाएगा 11 से 10 बार, 2 से कट गया 5 बार और ये आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। तो आपने स्ट्रिंग को ऐसे डिवाइड किया है, ठीक है, कि यहां पर x इज इक्वल टू 0 है, एक आपने रखा कहां पर x इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर पर, तो ये तो हो गई L1। फिर एक रखा आपने x इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर पर, तो L2 कितनी हो गई अपने आप ही 30 सेंटीमीटर हो गई, और इसी तरीके से आप L3 भी निकाल सकते हो। तो 60 सेंटीमीटर पर आपने रखा है एक ब्रिज को और 90 सेंटीमीटर पर आपने रखा है दूसरे ब्रिज को, और इस तरीके से आपने इस स्ट्रिंग को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपको करेक्ट होता हुआ नजर आ गया। आसान सा क्वेश्चन है, हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि बच्चों को रेशियो वगैरह के साथ में खेलना नहीं आता, आपको आना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ 80 सेंटीमीटर ट्रेवल्स इन एयर, प्रेशर एम्पलीट्यूड। तो सर आपने बताया था कि जो प्रेशर एम्पलीट्यूड होता है वो बल्क मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय रीस्टोरिंग कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है। तो हमसे यहां पर पूछा गया है कि बताओ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो प्रेशर एम्पलीट्यूड को हम लोग बल्क मॉडुलस और रीस्टोरिंग कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे। सर प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है हमें 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ दे रखा है, डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस कितना है 1.4 इंटू 10⁵, और के आप कैसे निकालोगे। तो सर के होता है आपका 2π/λ, तो 2π तो रह जाएगा नीचे और लैम्डा चला जाएगा ऊपर, मतलब 80 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻²। इस तरीके से हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। अब आप देखो यहां पर 2 से ये 80 कट जाएगा, कितनी बार 40 बार कट जाएगा, ठीक है। और नीचे पाई की जगह आप क्या रख सकते हो 22 डिवाइडेड बाय 7 रख सकते हो, ठीक है। तो इसको फर्दर आप कैलकुलेट करोगे तो a की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 40 मल्टीप्लाइड बाय -3 और -2 जुड़ के -5, 10⁵ जो नीचे है उसको भी आप नीचे ले आओगे, ऊपर ले आओगे तो -5 हो जाएगी पावर, और 1.4 इंटू 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7, पाई की जगह मैंने 22 डिवाइडेड बाय 7 रख दिया। इधर से डेसिमल हटाया, 1 0 और लग गया, 7 से 14 कट गया 2 बार, 2 और 2 से ये 10 बार कट गया। तो कुल मिला के आपका बचेगा 100 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10, दैट इज 4.4 एंगस्ट्रॉम, है ना भाई। 100 को 22 से डिवाइड करोगे तो लगभग 4 बार जाएगा, तो 4.4 एंगस्ट्रॉम 10⁻−10 एंगस्ट्रॉम होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A and B are two hills at a distance 4 meter apart. A person standing between the hills claps his hands and hears 2 echoes at the end of 1 second and 2 second. तो एक पहाड़ी आपकी यहां पर है, ठीक है,
और एक पहाड़ी आपकी यहां पर है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 480 मीटर्स है। अब पर्सन कहां पर खड़ा है ये आपको नहीं पता, तो मान लो सर यहां से x डिस्टेंस के ऊपर खड़ा है ना। यहां पर आपका पर्सन जो है वो खड़े होके तालियां बजा रहे हैं, ठीक है ना, यहां से साउंड निकाल रहे हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ साउंड ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो इधर साउंड को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी? सर इधर साउंड जाएगा x डिस्टेंस, टकराएगा और वापस से आ जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? ट्वाइस ऑफ x हो गई, ठीक है। सर इधर साउंड जाएगा, टकराएगा और वापस से आएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी? टोटल डिस्टेंस हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 480 माइनस x, दो बार होगी ना डिस्टेंस। तो आपका जो टाइम लग रहा है, तो सर एक जगह लग रहा है 1 सेकंड और एक जगह लग रहा है 2 सेकंड, तो 2x डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स 480 माइनस x डिवाइडेड बाय v स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू, टोटल मिला के कितना हो जाना चाहिए? 3 के इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो v को दूसरी तरफ ले जाते हैं, ऊपर बच जाएगा 2x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 480 माइनस का 2x इज इक्वल टू 3v। 2x से 2x चला गया तो स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 480 डिवाइडेड बाय 3, ये 16 बार कट गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 320 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। दो वेव्स हैं, तो बताओ इनका इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा? तो पहले तो बेटा ध्यान रखना कि इंटेंसिटी किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपको ये हथियार मैंने बताया था कि जो इंटेंसिटी होती है I, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू रो मल्टीप्लाइड बाय v होता है, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो सर हम देख रहे हैं कि यहां पर दोनों का एम्पलीट्यूड भी अलग है, एक का एम्पलीट्यूड 5 है, एक का एम्पलीट्यूड 10 है। दोनों की फ्रीक्वेंसी भी अलग है, एक का ओमेगा 75 है और एक का ओमेगा 150 है। और साथ ही साथ में सर दोनों की स्पीड जो होगी वो भी अलग अलग होगी, क्योंकि ओमेगा अपॉन के जो होता है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि आप 75 को 0.25 से डिवाइड करो या 150 को 0.5 से डिवाइड करो, बात सेम निकल के आती है, ठीक है ना। तो अपन ऐसा करते हैं, ये हमारी वेव नंबर 1 है और ये हमारी वेव नंबर 2 है। इसका एम्पलीट्यूड A1 कितना हो गया? 5। इसका एम्पलीट्यूड A2 कितना हो गया? 10। इसकी फ्रीक्वेंसी F1 कितनी हो गई सर? 75 डिवाइडेड बाय 2 पाई हो गई। और इसकी फ्रीक्वेंसी F2 कितनी हो गई सर? 150 ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई हो गई। सर इसकी वेलोसिटी v1 जो है वो कितनी हो जाएगी? तो ओमेगा है 75 और k है 0.25, डेसिमल हटेगा, 2 बार 0 लग जाएंगे, ये आ जाएगी आपकी 300। और सर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 150 डिवाइडेड बाय 0.5, डेसिमल हटेगा और ये भी आ जाएगी आपकी 300। तो वेलोसिटी दोनों की सेम, ठीक है। अच्छा सेम मीडियम के अंदर है तो हम एक बार के लिए डेंसिटी सेम मान के चल रहे हैं, उसके बारे में कोई बात करी नहीं गई है, ठीक है ना, तो हम उसको सेम मान के चल रहे हैं। तो अब हमने देखा कि अगर इंटेंसिटी रेशियो कहा जाए आपसे, तो I1 डिवाइडेड बाय I2 निकाला जाए तो 2 पाई स्क्वायर तो दोनों में कट जाएगा, तो एक जगह आएगा F1 डिवाइडेड बाय F2 का स्क्वायर, फिर दोनों का एम्पलीट्यूड भी अलग है, A1 डिवाइडेड बाय A2 का होल स्क्वायर, बाकी सब चीजें सबके लिए सेम है। तो F1 डिवाइडेड बाय F2 मतलब एक तरफ है आपका 75 डिवाइडेड बाय 2 पाई और एक तरफ है 150 डिवाइडेड बाय 2 पाई, इसका हमें स्क्वायर करना है। और A1 डिवाइडेड बाय A2 मतलब 5 डिवाइडेड बाय 10 का इसका स्क्वायर करना है। 2 पाई से 2 पाई गया, 75 से ये 2 बार चला जाएगा, 5 से भी ये 2 बार चला जाएगा,
मतलब 1/4 मतलब 1/4 यानी कि 1/16 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। अब ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बट इसके अंदर बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं जल्दीबाजी में, क्योंकि उनको सिर्फ इतना याद रहता है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हम वेव ऑप्टिक्स वगैरह में यही रटते हैं, ठीक है ना। बट ध्यान रखना, यहां पर हमने इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला देखा है, किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एज वेल एज वेलोसिटी, ठीक है ना। फॉर्मूला एक बार देख लेना, मुझे हो सकता है अच्छे से याद ना हो, बट इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। When two tuning forks are sounded together, एक बार देखें क्या अपन इंटेंसिटी का फॉर्मूला, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है V का भी स्क्वायर आता है, देख ही लेते हैं अपन। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, टू रो पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी, सही है ना। मैं अपने वाले नोट्स में देख रहा हूँ कल वाले में, ठीक है ना, कि हमने सही करवाया था। चलो भाई, when two tuning forks, fork 1 and fork 2 are sounded together, 4 beats per second are heard. Now some tape is attached on the prong of the fork 2, है ना। तो टेप अटैच कर दी मतलब मास बढ़ा दिया, मास बढ़ाने से उसकी फ्रीक्वेंसी घट गई, ठीक। नाउ ट्यूनिंग फॉक्स आर साउंडेड अगेन एंड 6 बीट्स पर सेकंड, और अब की बार आपके बीट्स इंक्रीज हो गए। फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉक 1 इज 200, तो पहले की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉक 1, इसकी फ्रीक्वेंसी तो कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी सर 200 हर्ट्ज है, और शुरुआत में आपको कितने बीट सुनाई दे रहे थे, 4। तो यानी कि आपके ट्यूनिंग फॉक 2 की फ्रीक्वेंसी या तो 4 ज्यादा होगी, 204 हर्ट्ज होगी, या फिर ट्यूनिंग फॉक 2 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 4 कम होगी, 196 हर्ट्ज होगी। अब आपने टेप चिपका दी, मास बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। तो अगर आप यहां पर फ्रीक्वेंसी घटाओगे, अगर मान लो ये आंसर सही हुआ, तो अगर ये घटेगा तो आप देख रहे हो दोनों ट्यूनिंग फॉक्स का जो गैप है वो घटा, यानी कि इस केस में तो आपके बीट्स जो हैं वो क्या हो जाने चाहिए, डिक्रीज हो जाने चाहिए, ठीक है। और अगर आप यहां पर इस फ्रीक्वेंसी को घटाओगे तो दोनों ट्यूनिंग फॉक्स के बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब यहां पर आपके बीट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाने चाहिए। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, बीट्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा ये वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अब तो अच्छे से करना आ गया होगा आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस। 51 tuning forks are arranged such that each fork produces 4 beats per second with its preceding fork, ठीक है। तो यहां पर आपको एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती हुई नजर आएगी कि अगर पहले की फ्रीक्वेंसी f है तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, f+4, तीसरे की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, f+8 हो जाएगी, चौथे की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, f+12 हो जाएगी। ऐसे करते 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 आपका जो 51st फॉर्क होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी f+51 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। भाई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस, तो सबके बीच का कॉमन डिफरेंस 4 है, ठीक। अब ऐसा कह रखा है कि इसको और इसको अगर आप कंपेयर करोगे, फर्स्ट और लास्ट को, ठीक है, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फॉर्क इज 3 टाइम्स। तो ऐसा कहा गया है कि जो लास्ट फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है 51 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये 3 टाइम्स फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी के इक्वल। बस हो गया क्वेश्चन यहीं पर। तो यहां पर बचेगा f, 51 में से 1 गया 50 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 200 इज इक्वल टू 3f, 3f में से f गए तो 2f इज इक्वल टू 200, और f कितना आ जाएगा आपका 100
हर्ट्ज आ जाएगा। ये होनी चाहिए आपके फर्स्ट फॉर्क की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगी करेक्ट। सिंपल। In a resonance tube experiment, the resonances are heard when the length of air column are 24 and 74 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सर ये तो आपने डायरेक्ट ही बताया था, एंड करेक्शन होता है बड़ी वाली लेंथ माइनस 3 टाइम्स छोटी वाली लेंथ डिवाइडेड बाय 2। हो गया क्वेश्चन। बड़ी वाली लेंथ 74 सेंटीमीटर है, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 24 सेंटीमीटर, और इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एंड करेक्शन आ जाएगा 74 सेंटीमीटर माइनस 12 पावर चली गई 1, 72 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, मतलब एंड करेक्शन आ जाएगा 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1 सेंटीमीटर। दिस विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। A vibrating tuning fork is moving slowly and uniformly in a horizontal circular path of radius 8 मीटर। ठीक है, तो ऐसे सर्कुलर पाथ के अंदर आपका जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसकी रेडियस आपको कितनी दे रखी है, तो सर इसकी रेडियस हमें दे रखी है 8 मीटर। ठीक है, अब ऐसा कहा गया है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जर्वर इन सेम प्लेन फ्रॉम द ट्यूनिंग फॉर्क इज 9 मीटर। तो सर यहां से हम 9 मीटर की डिस्टेंस पर चले जाते हैं और यहां पर चले गए, तो यहां पर हमारा ऑब्जर्वर है। कितनी डिस्टेंस और कवर कर ली हमने, 9 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, क्योंकि जब आपका ट्यूनिंग फॉर्क यहां पर होगा ना तब वो मिनिमम 9 मीटर की डिस्टेंस पर हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम 9 मीटर की डिस्टेंस पर हो जाएगा, बाकी जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पर डिस्टेंस पक्का 9 मीटर से तो ज्यादा ही होगी। ठीक है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द ट्यूनिंग फॉर्क एंड द ऑब्जर्वर एट द इंस्टेंट व्हेन अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बिकम्स मैक्सिमम। तो होगा क्या कि जैसे मान लो आपका ट्यूनिंग फॉर्क यहां पर है, इस जगह पर मान लो यहां पर है आपका ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, ये रहा यहां पर है। अब इस पॉइंट पर जब ट्यूनिंग फॉर्क होगा तो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, सर टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी। ठीक है, और हमें कौन सी वेलोसिटी चाहिए होती है, हमें तो सर हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ जाती हुई वेलोसिटी चाहिए। हमें तो हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ जाती हुई वेलोसिटी चाहिए, मतलब पूरी की पूरी वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो होगा वही सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर की तरफ जाते हुए हमें नजर आएगा। तो सर क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर पूरी की पूरी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑब्जर्वर की तरफ हो जाए? बिल्कुल है, गौर से देखोगे तो आपको नजर आ जाएगा कि सर एक पॉइंट ऐसा भी है जहां पर एक पॉइंट ऐसा भी है, और वो पॉइंट एग्जैक्टली कहां पर मिलेगा, यहां से आप चले जाओ रेडियस के बराबर डिस्टेंस 8 मीटर, और यहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करो, और ये टेंजेंट एग्जैक्टली कहां पे जाके मिलती हो, सर एग्जैक्टली जाके ओ पर मिलती हो। तब जाके आप कहोगे कि हां सर इस पॉइंट के ऊपर हमारी जो पूरी की पूरी वेलोसिटी है वो ऑब्जर्वर की तरफ। और सर टेंजेंट और रेडियस तो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। सो ये हो जाएगा वो पॉइंट जहां पर सोर्स का मतलब हो गया ट्यूनिंग फॉर्क आपको सीधा ऑब्जर्वर की तरफ जाते हुए नजर आएगा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन में, वहां पर हमने लोअर मोस्ट और टॉप मोस्ट पोजीशन को ही मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली पोजीशन ले लिया था। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि ऑब्जर्वर बहुत दूर है, बहुत दूर होने पर आप टॉप मोस्ट और लोअर मोस्ट पॉइंट को ले सकते हो मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अगर आपका ऑब्जर्वर पास है तो फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट पर सोर्स की पूरी वेलोसिटी ऑब्जर्वर की तरफ है। तो आपसे पूछा गया द डिस्टेंस बिटवीन ट्यूनिंग फॉर्क एंड ऑब्जर्वर एट द इंस्टेंट। तो आपसे पूछा गया बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो सर बहुत आसान है, ये टोटल डिस्टेंस हो गई हमारी 17। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो गई 17 मीटर। सर रेडियस है हमारी 8 मीटर, तो हाइपोटेनस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगी रूट के अंदर, ये हो जाएगी रूट के अंदर 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर।
17 का स्क्वायर होता है 289 और 8 का स्क्वायर होता है 64, मतलब रूट के अंदर बचेंगे 225, मतलब आंसर आ जाएगा 15 मीटर। क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। आया सबको समझ में? आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A train blowing its whistle moves with constant speed on a straight track towards the observer and then crosses him. तो पहले वो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है सोर्स, फिर ऑब्जर्वर को क्रॉस करेगा तो फिर ऑब्जर्वर से दूर जाने लग जाएगा। तो एक बार हमें सोर्स की वेलोसिटी को नेगेटिव रखना है और एक बार हमें पॉजिटिव रखना है। इफ द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड अपेरेंट फ्रीक्वेंसीज बी 3/2, तो सर ये जो रेशियो है ये हमें पता है कैसे लिखा जा सकता है। तो एक बार जब आपका सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है, तो v इज स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय v प्लस ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी तब तो आपका सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, मतलब आपकी जो सोर्स की वेलोसिटी, मतलब ट्रेन की जो वेलोसिटी उसको आप नेगेटिव लिखोगे, मल्टीप्लाइड बाय योर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ। और सर नीचे जब दूर जा रहा है तब तो ये हो गई स्पीड ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी दैट इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो सर v से v कट गया, f से f कट गया, ये v प्लस वी टी चला गया ऊपर और v माइनस वी टी रह गया नीचे। सॉल्व कर लो तो 3 टाइम्स v माइनस 3 टाइम्स वी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स v प्लस 2 टाइम्स वी टी के इक्वल हो जाएगा। 3t और 2vt जुड़ के कितने हो जाएंगे? 5 टाइम्स vt हो जाएंगे। तो 5 टाइम्स vt हो जाएगा आपका सिंपली v के इक्वल। तो vt आ जाएगा आपका v डिवाइडेड बाय 5। वेलोसिटी ऑफ साउंड के कंपैरिजन में ट्रेन की स्पीड वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 5 के इक्वल होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन। अ ट्रांसवर्स पल्स इज शोन इन द फिगर ऑन विच 4 पॉइंट्स आर शोन एट एनी इंस्टेंट। इसमें यह भी देना चाहिए था कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, तो हम अभी के लिए बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर लेते हैं कि वेव हमारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है ना। तो ये हमारी वेव वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। वैसे मेंशन करना चाहिए था क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इन ए स्टेट टू मूव अपवर्ड्स इन सबसीक्वेंट टाइम। तो अब देखो इसमें एक बहुत प्यारा मेथड बनाता हूं मैं, ठीक है ना, एक बहुत प्यारा हथियार बताता हूं मैं इसमें। इसको बोला जाता है ड्रॉ फ्यूचर वेव। ये वेव का स्नैपशॉट है अभी। अब जब ये वेव आगे बढ़ जाएगी तो फिर आप स्नैपशॉट ड्रॉ करो। तो सर स्नैपशॉट ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा स्नैपशॉट बनेगा हमारा, ऐसा कि वेव थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, ऐसे। तो आप नोटिस करो कि अब आपके पॉइंट्स की दशा आपको पता पड़ गई कि सर जो पॉइंट पहले यहां पर था ए, अब वो कहां पर आ गया? यहां पर आ गया ए डैश। सर जो पॉइंट पहले बी यहां पर था अब वो यहां पर आ गया बी डैश, ऊपर की तरफ चला गया। सर जो पॉइंट सी पहले यहां पर था अब वो कहां पर आ गया? वो यहां पर आ गया, दैट इज सी डैश। और जो पॉइंट पहले यहां पर था वो अब यहां पर आ चुका है, दैट इज डी डैश। तो आपने देखा पॉइंट बी आपका ऊपर गया, पॉइंट सी आपका ऊपर गया, बाकी के दोनों पॉइंट्स ए आपका नीचे जा रहा है और डी जो है वो भी आपका नीचे की तरफ जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ बी और सी ये दोनों पॉइंट्स आपको ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। ये जस्ट आपने इस वेव का फ्यूचर ड्रॉ करके पता लगा लिया कि बी अभी यहां है, फ्यूचर में कहां पर हो। तो बी और सी ये दोनों ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेंगे जस्ट अगले टाइम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट। बहुत प्यारा सवाल है ये भी, है ना। फिगर शोज अ स्नैपशॉट फॉर अ ट्रेवलिंग साइन वेव along a string. For elements A, B, C, D are indicated on the string. The elemental portion
विच हैज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं यहां पर रिवील करने वाला हूं। देखो ऐसा होता है कि अगर मान लो आप बिल्कुल इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट की बात करते हो, तो हमने एसएचएम में पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम के अंदर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। तो सर यहां पर भी तो सारे के सारे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, तो वही आंसर होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। बट ध्यान दो बेटा, यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक मिसकंसेप्शन बन जाता है, क्योंकि यहां पर अपन एक पार्टिकल की एनर्जी की बात नहीं कर रहे, हम वेव की एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखोगे कि जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है वहां पर काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होगी ही होगी, साथ ही साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो इक्विलिब्रियम के इधर वाले जो पॉइंट है, ऊपर वाले पॉइंट जो है वो इसको खींच के ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, और इक्विलिब्रियम के इधर वाले जो पॉइंट्स है, नीचे वाले पॉइंट है, ये इसको खींच के नीचे ले जाना चाह रहे हैं। मतलब आप अगर इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर एक स्प्रिंग को अज्यूम करते हो तो स्प्रिंग दोनों तरफ से खींच रही है, मैक्सिमम खिंचाव की टेंडेंसी स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। जबकि जब आपकी स्प्रिंग टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगी तो इधर वाले पॉइंट जो हैं ये भी इसको सेम डायरेक्शन के अंदर ले जाना चाहते हैं, ये भी इसको सेम डायरेक्शन के अंदर ले जाना चाहते हैं। इसका मतलब स्प्रिंग जो है पॉइंट डी के ऊपर वो एक बार के लिए अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रह सकती है। यहां पर पॉइंट ए पर जो आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है, मीन कंडीशन जो है, वहां पर दोनों तरफ से खिंचाव महसूस हो। तो एक बहुत पावरफुल हथियार यहां से निकल के आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि वेव के अंदर ठीक है ना, एट इक्विलिब्रियम काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है, ये तो होनी ही थी। साथ ही साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी कलेक्टिवली आप देखते हो तो आपको मैक्सिमम नजर आती, ठीक है। और ये वाला पॉइंट ध्यान रख लेना यहां पर, जैसे ठीक है ना, एट एक्सट्रीम, जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ठीक है, इन पर काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाती है, साथ ही साथ में आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रहे, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन को लिया है। तो अभी फिलहाल हमसे पूछा गया था मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पर होगी, तो हमारे पॉइंट नंबर ए पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। जिन बच्चों को ये कंसेप्ट नहीं पता वो फोर्थ ऑप्शन टिक करके आएंगे, बी और डी वाला गलत कर आएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। Vessel S of frequency F revolves in a circle of radius R at a constant speed V। ठीक है, अब तो सर ये सर्कल वाले क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है। What is the ratio of maximum and minimum frequency detected by a detector D at rest। ठीक है, ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पर है। डिस्टेंस से कोई फर्क पड़ता नहीं है, वैसे भी इसमें तो स्पीड्स का काम होता है, ठीक है ना। तो सर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, उस केस में ये तो हो गई स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय, स्पीड ऑफ साउंड को यहां पर c लेना है, स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय c माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स ले लेंगे अपन, मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ये तो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई। ये कब होगी? जब आपके सोर्स की जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल ऑब्जर्वर की तरफ होगी, तो नेगेटिव हो जाएगी कि सोर्स आपका ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब होगी? तो ये हो जाएगी आपकी c डिवाइडेड बाय c प्लस वी मल्टीप्लाइड बाय f। दोनों का रेशियो ले लो तो आपका जो रेशियो निकल के आएगा c प्लस वी चला जाएगा ऊपर और c माइनस वी रह जाएगा नीचे। यही हो जाएगा आंसर। आपको सिर्फ डराने की कोशिश करी गई है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अरे डिस्टेंस दे दुआ के आपको सिर्फ डराने की कोशिश करी गई है कि बच्चे इसमें उलझ जाए या इस सवाल को देखते ही छोड़ दें। क्वेश्चन बहुत आसान है। Which of the following function for y can never represent a traveling wave? तो जो ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स इसका कलेक्टिव फंक्शन नहीं है,
वो कभी भी वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है। सो इट इज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, है ना। इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, है ना। ये दोनों, ये टर्म आपको एक साथ नजर आ रही है, फिर उसका स्क्वायर हो रहा है या लॉग के अंदर ले रहे हो, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, बट दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। यहां पर एक्स का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ओमेगा टी तो आपको नजर आ रहा है कि सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टी तो है, बट एक्स के साथ में सम कांस्टेंट नहीं है, एक्स का स्क्वायर हो गया। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। टी और एक्स का लीनियर फंक्शन का फंक्शन नहीं है, इसलिए हमें पता पड़ गया कि ऑप्शन ए जो है वो ट्रेवलिंग वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। A wave in a string has an amplitude of 2 centimeter. The wave travels in positive direction of x-axis. सर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि जो टाइम का कोफिशिएंट है और जो एक्स का कोफिशिएंट है उनका साइन अपोजिट होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा करेक्ट नहीं हो सकता और ये वाला आंसर हमारा करेक्ट नहीं हो सकता। दो तो हमने वैसे हटा दिए। स्पीड 128 है, तो सर स्पीड हम लोग कैसे निकालते थे, तो अपन उल्टा करते हैं इस क्वेश्चन को कि सर अगर यहां से स्पीड निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी, तो यहां से स्पीड निकल के आएगी ओमेगा, दैट इज 2010 डिवाइडेड बाय के इज नथिंग बट 15.7। तो लगभग 15.7, 16 से आप डिवाइड कर रहे हो तो एक बार गया, 4 बचेंगे, बिल्कुल। तो 128 आपका आंसर आ सकता है, ठीक है ना। जबकि अगर आप इसकी स्पीड निकालोगे तो इसकी स्पीड आ जाएगी आपकी 1005 ओमेगा डिवाइडेड बाय 7.85। तो एक बार निकाल के देख लो भाई, हो सकता है यार ये तो दोनों ही केसेस में सेम हो जाएगी, क्योंकि 7.85 का ही डबल क्या होता है, 15.7 होता है। अच्छा क्वेश्चन बना दिया, ठीक है कि सर दोनों ही केसेस में हमारी स्पीड जो है वो कितनी निकल के आ रही है। तो इस वाले केस में भी निकल के आ रही है और इस वाले केस में भी निकल के आ रही है 120, अप्रोक्सीमेटली 128 निकल के आ रही है। हमें लगा था कि यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बट यहां तो दोनों ही रेशियो 128 के इक्वल हो गए, है ना भाई। 785 को लगभग 8 मान लो, तो 1005 को जब 8 से डिवाइड करोगे, 800 से डिवाइड करोगे तो लगभग आपको 128 आता हुआ नजर आएगा। तो सर अब क्या करें, अब अगली इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। इट इज नोटेड दैट 5 कंप्लीट वेव्स फिट इन 4 मीटर लेंथ। इसका मतलब हमारी जो 4 मीटर की जो लेंथ है वो 5 टाइम्स लेमडा के इक्वल है। तो हमारे हिसाब से लेमडा कितना होना चाहिए, 4 डिवाइडेड बाय 5 मीटर्स होना चाहिए। और सर वैसे लेमडा कितना होता है, वैसे लेमडा होता है आपका 2 पाई अपॉन के का मतलब है एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है। तो सर यहां से के की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो के की वैल्यू आ जाएगी 2 से ये 4 कट गया 2 टाइम्स, तो 5 पाई डिवाइडेड बाय 2, मतलब 5 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, 2 से ये कट गया 11 टाइम्स, तो 55 डिवाइडेड बाय 7, तो ये चला गया 7 बार, बचेंगे 49, 6 बचे, तो 8 बार, तो लगभग 7.85 आपको आता हुआ नजर आ रहा है। तो x का जो कॉफिशिएंट है वो 7.85 होना चाहिए। यहां से हमें पता चला कि यार ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा करेक्ट। तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन रिवील होती जाए उसको चेक करते चले जाओ आप, ठीक है, कि आपकी गिवन इंफॉर्मेशन उससे मैच कर रही है या फिर नहीं कर रही। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन। 2 सोर्सेज हैं, एक दूसरे के पास पास रखे गए हैं, एमिटिंग प्रोग्रेसिव वेव्स गिवन बाय, तो सर पहले वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, तो ओमेगा है 600 पाई, उसको हम लोग 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, पाई से पाई चला गया 300 हर्ट्ज हो जाएगी। दूसरे वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 608 पाई, उसको हम 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो 304 हर्ट्ज हो जाएगी। तो सर एक तो हमें बीट्स कितने सुनाई देने चाहिए, तो बीट्स हमारे हो जाने चाहिए
4 पर सेकेंड। ठीक है, तो सर ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए क्योंकि इनमें 8 बीट्स दे रखा है। अब आते हैं इंटेंसिटी के रेशियो पे। तो सर इंटेंसिटी जो है, अब ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है, तो देखो फ्रीक्वेंसी लगभग सेम है, तो अपन एक बार के लिए जो फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट है ना उसको नजरअंदाज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड वाला जो फैक्टर होता है इंटेंसिटी के अंदर, हम उसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करोगे, ठीक है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है सर, पहले वेव का एम्पलीट्यूड कितना है 4, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड कितना है 5, तो टोटल एम्पलीट्यूड कितना हो गया 4 + 5 इसका स्क्वायर। और सर मिनिमम इंटेंसिटी, पहले का एम्पलीट्यूड है 4, दूसरे का एम्पलीट्यूड है 5, दोनों का डिफरेंस हो गया इसका स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर करोगे तो 81, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1। ये इंटेंसिटी का रेशियो आ जाना चाहिए, तब हमें पता पड़ गया कि यार ऑप्शन नंबर 2 हो जाना चाहिए आपका एकदम करेक्ट, है ना। ध्यान रखना इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करती है, बट अभी हमने उस फैक्टर को यहां पर कंसीडर नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत पास पास में, तो उसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मेन जो फर्क पड़ेगा वो एम्पलीट्यूड का पड़ेगा। आप ले सकते हो वैसे फ्रीक्वेंसी की भी इंफॉर्मेशन लेके आप एग्जैक्ट रेशियो भी निकाल सकते हो, बट वो फिर बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, अभी ये उतना आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। यूनिफॉर्म रोप of length L and mass M1 hangs vertically from a rigid support. A block of mass M2 is attached to the free end of the rope. ऐसे सिचुएशन बन रही है कि सर यहां पर एक रस्सी लटकी हुई है, ठीक है, और फिर इससे हमने एक मास भी अटैच कर रखा है। रस्सी का मास m1 है और जो ब्लॉक है उसका मास m2 है। तो अब आप मुझे बताओ कि इस पॉइंट पर जो टेंशन फोर्स डेवलप होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, और इस पॉइंट पर जो टेंशन फोर्स डेवलप होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, बताओ। उसी से आपको फिर आगे का क्वेश्चन समझ में आएगा। आपको कहा गया है a transverse pulse of wavelength λ1 is produced at the lower end। तो यहां पर जो वेवलेंथ है वो कितनी है, वो है λ1 है, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ द पल्स व्हेन इट रीचेस द टॉप, जब वेव यहां पर पहुंचती है तब बताओ इसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो आप बोलोगे सर वेवलेंथ में चेंज क्यों आएगा, इसका मतलब वेवलेंथ में चेंज आ रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है। फ्रीक्वेंसी स्पीड पर डिपेंड करती है और स्पीड टेंशन फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको कनेक्शन मिल गया कि यार सही सर, कहीं ना कहीं आपका टेंशन फोर्स जो है ना वो चेंज हो रहा होगा, और हो भी रहा है। अगर आप बिल्कुल लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर देखते हो तो आपका टेंशन फोर्स सिर्फ m2 के वेट की वजह से आ रहा है, लेकिन जब आप यहां पर देख रहे हो तो टेंशन फोर्स आ रहा है m1 एज वेल एज m2, दोनों का जो वेट है उसकी वजह से टेंशन फोर्स डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो नाउ लेमडा का फॉर्मूला होता है, तो λ1 हो जाएगा आपका 1 फ्रीक्वेंसी f मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है आपका t, तो t1 डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। यूनिफॉर्म रूप है तो म्यू तो हर जगह सेम रहेगा। और सर λ2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी क्योंकि वो तो सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। टेंशन फोर्स हो जाएगा t2 डिवाइडेड बाय म्यू, दोनों को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां से λ2 डिवाइडेड बाय λ1 जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो √t2 डिवाइडेड बाय √t1, यानी कि रूट के अंदर आ जाएगा t2 का मतलब m1 + m2, जी तो कट ही जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 डिवाइडेड बाय m2। तो m1 + m2 डिवाइडेड बाय m2 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट, इसके इक्वल हो जाएगा रेशियो। अच्छा सवाल है ना, λ2 डिवाइडेड बाय λ1 पूछा गया है, निकाल सकते हैं। n1 n2 n3 आर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ 3 सेगमेंट्स
into which a string is divided. तो सर आपने ही बताया था कि जो n1 n2 और n3 का रेशियो होता है वो 1 अपॉन पहले की लेंथ, 1 अपॉन दूसरे की लेंथ और 1 अपॉन तीसरे की लेंथ के इक्वल होता है। इसका मतलब L1 को माना जा सकता है सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय n1, L2 को माना जा सकता है सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय n2 और L3 को माना जा सकता है सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय n3। तो आपकी जो टोटल लेंथ होगी, ठीक है, तो टोटल लेंथ जो होगी वो हो जाएगी L1 प्लस L2 प्लस L3 के इक्वल। टोटल लेंथ को लिखा जा सकता है सम कांस्टेंट k डिवाइडेड बाय ओवरऑल फ्रीक्वेंसी n, और बाकी सबकी जगह k अपॉन n1, k अपॉन n2 और k अपॉन n3 आप रख सकते हो। k से k कट जाएगा, तो 1 अपॉन n आ जाएगा 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2 प्लस 1 अपॉन n3। ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन। सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड, सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी gives 4 beats per second when sounded with a source of known frequency 250। तो आपकी जो नोन फ्रीक्वेंसी है वो तो कितनी है, 250 हर्ट्ज है और 4 बीट्स सुनाई दे रहे हैं। इसका मतलब आपकी जो अननोन फ्रीक्वेंसी है वो 254 हर्ट्ज भी हो सकती है, और इसका मतलब आपकी जो अननोन फ्रीक्वेंसी है वो 4 कम मतलब 246 हर्ट्ज भी हो सकती है। ये तो पहली इंफॉर्मेशन हो गई। नाउ द सेकंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो अगर आप अननोन फ्रीक्वेंसी 254 को मानते हो तो इसका जो सेकंड हार्मोनिक होगा वो जस्ट डबल हो जाएगा। तो डबल होके कितना हो जाएगा सर, डबल होके सेकंड हार्मोनिक हो जाएगा 254 का डबल 508 हर्ट्ज हो जाएगा। और सर अगर इस वाली फ्रीक्वेंसी को आप करेक्ट मानते हो तो इसका सेकंड हार्मोनिक कितना होगा, तो ये भी डबल होके कितना हो जाएगा, सेकंड हार्मोनिक हो जाएगा आपका 246 492 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ द सेकंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 5 beats per second when sounded with a source of frequency 513। तो आप देखो जब इसको आप वाइब्रेट करोगे, किसके साथ में, 513 हर्ट्ज के साथ में, तो कितने बीट्स सुनाई देंगे आपको, दोनों का डिफरेंस ले लो। तो सर 513 में से 492 माइनस करते हैं तो 13 और 8 21 बीट्स आपको सुनाई देने चाहिए। ठीक है, और सर अगर आप इसको वाइब्रेट करोगे किसके साथ में, 513 हर्ट्ज के साथ में, तो आपको कितने बीट्स सुनाई देने चाहिए, दोनों का डिफरेंस ले लो सर, आपको 5 बीट्स सुनाई देने चाहिए। क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, 5। इसका मतलब हमारा ये वाला आंसर एकदम करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 254 मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहां पर। कैसे भी पूछ लो यार, ये क्वेश्चन तो सबसे इजी लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए आप लोगों के लिए। ठीक है, सो अब हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, कुछ लगभग 40-42 क्वेश्चन तो हमने कर लिए। अब आप चैलेंज कर दो यार अपने दोस्तों को, क्योंकि अब आपके सामने हर वैरायटी का क्वेश्चन आ चुका है, इनको आप बार बार प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है ना, मैं हमेशा यही बोलता हूं, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। नाउ यू शुड चैलेंज योर फ्रेंड्स कि भैया हमारा वेव्स वाला जो चैप्टर, जो इतना बड़ा पहाड़ चैप्टर जिसको लोग बताते हैं, वो कंप्लीट है। सारे फॉर्मूले तैयार हो गए सारे, ठीक है, हथियार हमारे तैयार हो गए, हमने 1 पेज नोट्स बना लिए, हमने हर तरीके का क्वेश्चन कर लिया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने छांट के भी रख लिए, उनको हम दोबारा प्रैक्टिस भी कर लेंगे। नाउ वी आर रेडी विद दिस चैप्टर। ठीक है, तो फिर लोग आपको अटकाने की कोशिश करेंगे, नहीं अटका पाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप इन केस यूट्यूब पर देख रहे हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वन शॉट के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।